ऑफ अरिथमेटिक मीन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन के अंदर हमारी जो पहली प्रॉपर्टी आती है दैट इज सम ऑफ डिविएशन। देखो जी, सम ऑफ deviations of observation and their mean is always zero। सर ये क्या हुआ, अभी समझो। जैसे हमें कुछ आइटम्स दे रखी हैं, ये हमें उनका सीरियल नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 आइटम्स है 20 30 40 60 100। कोई बच्चा इनका मीन निकाल के बता सकता है? 20 30 50 90 150 250 250 हो रहा है टोटल, बोल दो बोल लो। सर 50 आ गया मीन आ गया 250 अपॉन 50, मीन कम्स आउट टू 50। अब ये हमें कह रहे हैं कि आप x माइनस मीन सर 250 अपॉन 5 250 अपॉन 5 ओके 50। अच्छा अच्छा, अब हमें x 20 माइनस 50 करना है, कितना हुआ माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 10 50। अब इन सबका प्लस करना, जीरो आया। यस सर। हमारी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट इज सम ऑफ the squares of deviation of items from mean is always minimum is minimum। सर इसका मतलब क्या हो, समझते हैं। अब जैसे ऊपर वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या लिया था हमने 20 30 40 60 100। अब x है 20 30 40 60 100, टोटल हो गया 250, मीन हमें पता है इसका है 50। अब अगर हम x माइनस मीन करें, मतलब डिविएशन निकालें मीन से, तो निकल के आती है माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 10 50। तो वो कह रहे हैं इन डिविएशन का आप स्क्वायर निकाल लेते हैं। 30 का स्क्वायर आजकल कितना हो रहा है? 900। ये स्क्वायर आ गए सारे के सारे, इनका टोटल करते हैं 1300 1500 4000। अब वो कह रहे हैं अभी तो आया है ये 4000, अगर आप x माइनस कोई और नंबर करते, कोई भी नंबर बोल दो आप, कोई भी, जैसे 30 ले ली तो 20 माइनस 30 माइनस 10 0 10 30 70। अब x माइनस 30 का स्क्वायर निकालो, 100 0 100 900 4900, टोटल करके देख लो कितना आ गया 6000। अब कोई भी नंबर ले लो, 20 ले लो 30 ले लो 40 ले लो 60 ले लो 100 ले लो 70 80 90 जो मर्जी ले लो, अदर देन 50, आंसर जो आएगा x माइनस वो नंबर करके, और उसका जो स्क्वायर होगा, उस स्क्वायर का जो सम होगा वो हमेशा इस वाले सम से ज्यादा होगा। ठीक है, कॉपी करो बच्चे से। देखो जी, अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन is added or subtracted, हम इसे ये भी कह सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम अ
कांस्टेंट from a constant, the mean also increase or decrease with that constant. चलो ट्राई करते हैं, ऐसे हवा में नहीं बोलते. अच्छा, मुझे अभी हमने जो क्वेश्चन करा था उसमें जो आइटम्स दी थी, कोई बच्चा उन आइटम्स का नाम नंबर बताएगा? सर 20, 30, 40, 60, 100. तो अब हमारा मीन क्या आया था इससे? 50. अच्छा, किसी बच्चे से पूछते हैं. मान्या कोई नंबर बोलो. सर 30. 30. तो हम कर देते हैं x प्लस 30. 20 प्लस 30 आजकल कितना हो रहा है? 50. 30 प्लस 30 60, 70, 90, 130. 130. अब इसका टोटल क्या हुआ बताओ? 300 300 हुआ. 400 50, 60, 110, 180, 200. सर 400. सर 400. 400 मीन क्या होता है? 400 बाय 5. 580. पहले मीन कितना था? अब मीन कितना है? 80. कितने से बढ़ा? 30 हमने x कितने से बढ़ाया था? 30 30. चलो x माइनस 10 करके देखते हैं. 20 में से 10 गया, कितना बचा? 10. 20. 30. 50. 90. टोटल बताओ. 100. सर 200. 50 और 40 में कितना डिफरेंस है? 10. 10. आती है बात समझ? तो स्क्रीनशॉट लेना है सर. 1 2 3 गो. अब देखो, और फोर्थ प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है. If all the items in a distribution, if all the items in a distribution are multiplied or divided with a constant, a sorry mean, कॉमा आएगा यहाँ पे, also gets multiplied with the constant. ठीक है, देखते हैं जरा. हमारा x क्या था? 20, 30, 40, 60, 250 टोटल था हमारा. मीन था 50. अब अगर हम इसे 2x कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा 40, 60, 80, 120, 200. इसका टोटल करोगे तो 500 आएगा. मीन हो जाएगा 500 बाय 500. देख रहे हो, डबल हो गया. अगर हम इसे 1 बाय 5x कर लें, 5 से डिवाइड कर दें, मैंने हाफ नहीं लिया वरना तुम सोचते. हाँ जी. अब अगर हम 1/5 बाय 1/5 x कर दें तो 20 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा 4, 30 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा 6, 40 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा 8, 12 और 20. इसका टोटल करना कितना है? 50, 4, 6, 10, 30, 50. और मीन क्या हो गया? 50 डिवाइड बाय 5, 10, यानी कि 1. तो ये प्रॉपर्टी भी हमें यहाँ से समझ आ जाती है. देखो जी, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन ऑफ एवरेजेस. अब जब ये फंक्शन ऑफ एवरेजेस की बात कर रहे हैं
तो ये सिर्फ अर्थमेटिक मीन की बात नहीं कर रहे, ये मीडियन और मोड की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एवरेजेस कहलाते हैं। तो सबसे पहला काम होता है टू समराइज द डेटा। जैसे हमारे पास एवरेज मार्क्स दे रखे हैं पूरी क्लास के, हमने एवरेज मार्क्स कह रहा हूँ, टोटल मार्क्स दे रखे हैं पूरी क्लास के, सारे बच्चों की इकोनॉमिक्स में मार्क्स दे रखे हैं। मैंने क्या करा, सारे मार्क्सों को प्लस करा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक एवरेज मार्क्स निकल के आ गया 88। तो ऑन एन एवरेज इकोनॉमिक्स में सेक्शन 11th बी के 88 आए। तो ये समराइज कर देता है, हमारे देश में इतने करोड़ों लोग हैं, हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं ना कि ऑन एन एवरेज हर कोई कितने कमाता है, तो ये एक फायदा होता है, हम इसे समराइज कर देते हैं। फिर इसके बाद इट मेक्स कंपैरिजन इजियर, बहुत आसान हो जाता है ना। अब जैसे दो बच्चे अपने मार्क्स कंपेयर करते हैं, वो क्या होते हैं, वो एवरेज होते हैं। एक एक सब्जेक्ट के थोड़ी कंपेयर करते हैं, अपनी परसेंटेज कंपेयर करते हैं, वो एवरेज होती है। डिसीजन मेकिंग, यस, एवरेज हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। अब देखो एवरेज हमें डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करती है, चलो मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। अब यार क्या कहते हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड्स कई बार मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल मई जून जुलाई अगस्त के महीने में बहुत हाई आता है, मतलब इंस्टीट्यूट का इलेक्ट्रिसिटी बिल 25,000 तक भी पहुंचा हुआ मई जून जुलाई अगस्त में, ठीक है। और बाकी टाइम में 7-8 हजार आता है, तो हम एवरेज ले लेते हैं कि ऑन एन एवरेज 18,000 आ जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा रेवेन्यू जो आ रहा है वो सैलरीज, ये अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, अदर एक्सपेंसेस को एवरेज को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि कई बार तो ऐसा हो सकता है कुछ मंथ में हम शायद एवरेज कवर ना कर रहे हो, पर कुछ मंथ मतलब कुछ मंथ के एक्सपेंसेस ज्यादा पर नहीं कवर कर रहे हो, पर ऑन एन एवरेज हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में एवरेज हमें हेल्प करती है पता करने के लिए कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। टू नो अबाउट यूनिवर्स ऑफ सैंपल, अरे भैया आप हमें एवरेज बता दो, आप हमें नंबर बता दो, हम टोटल तो निकाल ही लेंगे, तो इससे हमें ये भी पता चलता है। टू ट्रेस प्रिसाइज रिलेशनशिप, जैसे कुछ चीजों के बारे में हमें रिलेशनशिप पता करने हैं, कंपैरिजन ही है एक तरीके का। जैसे इंडिया की पर कैपिटा इनकम और अमेरिका की पर कैपिटा इनकम को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो वो एवरेजेस के टर्म पे ही कंपेयर होती है, ठीक है। और कई सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं, जैसे मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, तो उनके लिए मीन जरूर चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, मतलब और स्टैटिस्टिक्स में फर्दर यूज करने के लिए भी ये काम आता है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी है और फंक्शन भी है। एन एवरेज शुड बी क्लियर एंड रिजिड, मतलब हमें एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कोई अपनी मर्जी से कुछ भी इंटरप्रिटेशन लगा ले, या दिस और दिस, और एक क्लियर फॉर्मूला होना चाहिए बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। अब जैसे अर्थमेटिक मीन को एक अच्छा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी माना जाता है, क्यों, क्योंकि वो सबको कवर करता है। ऐसा नहीं कि कुछ शुरू की 6 आइटम ले लिया, वो ले ली, हर आइटम को ऐड करता है। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस, मतलब आपने कुछ आइटम्स चेंज करी और उसमें बहुत ही ज्यादा चेंज आ गया, वो नहीं होना चाहिए। केपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, मतलब उससे आगे भी कुछ एनालिसिस करना हो तो वो कर सकें। और सिंपल, easy to understand और calculate, you have to do any 4, okay, you have to do any 4। अब आप लोग एक सिंपल सा काम करो, कर लेते हैं। सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंप्यूट, हाँ सर ये तो हमारे दिल की बात बोली, हमें वो अरिथमेटिक मीन का वो फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए नहीं। अरिथमेटिक मीन जो है वो बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेट करना आसान है, सबको प्लस करो डिवाइड करो आगे, ठीक है। अरिथमेटिक मीन रिजिडली डिफाइंड है, ठीक है, आप कोई भी फॉर्मूले से निकालो आंसर सेम आता है, सारी आइटम्स को कवर करता है, ठीक है। ये फोर्थ वाला रहने दो, कन्वीनियंट है कंपैरिजन के लिए दो जनों के लिए, और फर्दर एलिजेब्रिक एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट करे जा सकते हैं, ठीक है। हम आगे भी कोई ट्रीटमेंट इससे करना चाहें तो कर सकते हैं, काफी। इसके बाद एक और है, नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। अब नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि जब हम मीडियन करते हैं ना, तो मीडियन के अंदर क्या होता है, मीडियन के अंदर आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ता है, ठीक है। मोड के अंदर आपको इसको ग्रुपिंग ग्रुपिंग करनी पड़ती है, पर यहाँ पे ना ही कोई अरेंजमेंट करना है ना ही कोई ग्रुपिंग करनी है, चाहे चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो डिसेंडिंग ऑर्डर में, प्लस करो डिवाइड करो आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर डीमेरिट्स क्या है, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, इसीलिए वो पॉइंट मैंने छुड़वा दिया था। अरिथमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम all of the item of series, it is unduly affected by extreme value। अब देखो ये कैसे इफेक्ट हो जाता है, अगर मैं आपको एग्जांपल शो करूँ इसका,
जैसे देखो यहाँ पे पॉकेट मनी दी हुई है 4 बच्चों की, 1 2 3 4। पहले की पॉकेट मनी है 50 रुपये पर डे, दूसरे की है 30 रुपये, इसकी है 20 रुपये, इसकी है 1000 रुपये। कोई बच्चा मुझे मीन बताएगा इनका कितना है? 1100 बाय सर 4, 275 275 275। अच्छा, अब अगर ये बच्चा जो है मॉरिशस जाके रहने लग गया, बाकी 3 बच गए, तो मीन कितना होगा? 33.33। 33.33 तो ये हो जाता है कि एक्सट्रीम वैल्यू से जो मीन है वो अफेक्ट हो जाता है। उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता मीडियन के अंदर, क्योंकि मीडियन में तो वो बीच की आइटम होती है, पीछे की एक निकल भी जाए तो कोई फर्क नहीं होता। फिर ये सवाल ना एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये तो अजम्पशन है ओपन एंडेड सीरीज के अंदर, हम अजम्पशन बेसिस पे करते हैं कि अबव 60 लिखा है, हम 60 to 70 पे खत्म कर दे रहे हैं, क्या पता 74, है ना? तो ये एक अजम्पशन बेसिस है। अब एब्सर्ड रिजल्ट कैसे है कि जैसे देखो 10 लोगों के 33 बच्चे हुए, ठीक है, 10 फैमिली में 33 बच्चे हुए, तो ऑन एन एवरेज एक फैमिली में कितने बच्चे हुए? 3.3। 3.3 अब 3.3 बच्चा होता है कहीं पे? 3 बच्चे तो पूरे आ गए और 0.3 निकला है, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, फिर क्वालिटेटिव चीजों को इन कंसिडरेशन नहीं लेता, वो तो कहता क्वांटिटी कितनी बनी। ठीक है, यही चार जो है, नीचे वाला ले लो। और इसको ना ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं करा जाता, इतना कर लो, मीडियन और मोड को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लिया जाता। ठीक है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।